बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एफ मे बी along v, opposite to v, normal to v, may make some other angle with v. In every case, it is parallel to acceleration. बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके मोशन की डायरेक्शन भी वही हो। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि एफ और वी सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है वही उसके मोशन की डायरेक्शन है, तो एफ एंड वी सेम डायरेक्शन में हो गए। लेकिन अगर इसी केस में फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करें तो फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन को अपोज करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो अपोजिट हो गई ना, कि v इस तरफ है और फ्रिक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए एफ एंड वी। नॉर्मल टू द वी के लिए, मान लीजिए कि आप कुछ लगेज कैरी करके ले जा रहे हैं, अपने आप शोल्डर बैग ले जा रहे हैं, तो जो बैग है उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन आप आगे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। तो इस तरीके से यहाँ एफ और वी नॉर्मल हो गए। मे मेक सम अदर एंगल, जैसे कि आप फिर उस लगेज को लेकर आगे स्टेयर्स पे चढ़ गए, तो ये डायरेक्शन आ गई वी मोशन की, लेकिन वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा ना, या स्टेयर से उतर रहे हैं, तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं बिटवीन एफ एंड वी। ध्यान देने वाली बात क्या है, इन सभी केसेस में एक्सेलरेशन फोर्स के पैरेलल ही रहेगा। बाय एफ इज इक्वल टू एम ए, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। ये मैटर नहीं करता कि एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। आप इन सभी केसेस में ऐसे चेक भी कर सकते हैं। किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर दिए तो उसके मोशन की डायरेक्शन तो अभी भी वही बनी हुई है ना, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से फोर्स इस डायरेक्शन में लग गई, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीएसेलरेशन की डायरेक्शन भी फिर फोर्स की डायरेक्शन में होगी। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों कि एफ और वी के बीच में कोई भी एंगल बन रहा हो, एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, अपोजिट हो, परपेंडिकुलर हो, या थीटा एंगल बना रहे हो, लेकिन सभी में एफ इज इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। If v is equal to 0 at an instant, that is, if a body is momentarily at rest, it does not mean that force or acceleration are necessarily 0 at that instant. बच्चों, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाए, उसकी वेलोसिटी 0 आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फोर्स और एक्सेलरेशन भी नेसेसरीली 0 ही होंगे। मींस ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मोमेंट के लिए रेस्ट में है तो उस पर ना तो कोई फोर्स लगेगा ना उसका कोई एक्सेलरेशन होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, v is equal to 0, but the force continues to be its weight mg and the acceleration is not 0 but g. बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, जैसे ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आ जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगता है। तो ऊपर गया, एक मोमेंट के लिए अपना हाईएस्ट पॉइंट पर 0 वेलोसिटी हो गई उसकी, उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। तो इस एक मोमेंट पर जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, यहां पर उस पर एक्सेलरेशन होता है g, मींस स्टिल एक्सेलरेटिंग बॉडी है ये, कि वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है, और बॉडी है तो उसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मींस उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो इस तरीके से जिस टाइम पर एक मोमेंट के लिए ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी पर आ गया, उस पर जी भी है और उस पर फोर्स भी है। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट एक मोमेंट के लिए रेस्ट में है लेकिन
वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है और फोर्स भी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। फोर्स ऑन अ बॉडी एट अ गिवन टाइम इज डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन एट द लोकेशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम। फोर्स इज नॉट कैरीड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स अर्लियर हिस्ट्री ऑफ मोशन। बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट पर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को उसी लोकेशन पर, उसी सिचुएशन में, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाएगा। वो फोर्स मोशन के साथ आगे कैरी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स लगाया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसके आगे की मोशन में वो फोर्स कैरी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी बॉल को फेंका, कोई बॉल थ्रो की, तो आपने बॉल थ्रो करने के लिए उस पर कोई फोर्स लगाया, तो एट द टाइम ऑफ थ्रो आपने वो फोर्स लगाया। लेकिन जब बॉल रिलीज हो गई है, जब आपने बॉल को फेंक दिया, तो फेंकने के बाद जो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स था, अब वो उस पर नहीं रहेगा, बस वो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर था जिस पर आपने वो अप्लाई किया। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, इस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया आपने, लेकिन जब वो आपके हाथ से छूट गई तो उस पर फिर काम करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वजह से वो इस तरीके से नीचे आएगा। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको फेंका जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसका मोशन होता है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। और ए एक्स की वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ ए वाई की वैल्यू होती है, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फोर्स लगाया जा रहा है उसी टाइम पर ही कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो फोर्स कंटिन्यू रहेगा आगे भी। यहाँ पर भी एग्जांपल दिया हुआ है ऐसे ही, द मोमेंट आफ्टर अ स्टोन इज रिलीज्ड आउट an accelerated train, there is no horizontal force or acceleration on the stone if the effect of surrounding air are neglected. The stone then has only vertical force of gravity. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी ट्रेन में एक्सेलरेशन है, मतलब ट्रेन की मान लेते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। उस एक्सेलरेटिंग ट्रेन से एक स्टोन को विंडो से ड्रॉप कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही उस स्टोन की भी वेलोसिटी होगी जब वो ट्रेन से अलग होगा। मान लेते हैं कि उस टाइम पर ट्रेन की वेलोसिटी v है, तो उस स्टोन की वेलोसिटी भी v होगी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब वो ट्रेन से रिलीज किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये रिलीज हो गया, अब इसकी मोशन इस तरीके की हो जाएगी। आपने ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा है ना। मान लेते हैं कि ट्रेन की विंडो कुछ हाइट पर है ये, और यहाँ ऐसे विंडो से स्टोन को रिलीज किया गया, तो ये v वेलोसिटी से इसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब इस पर कोई फोर्स नहीं है, इसलिए अब ये ग्रेविटी के इफेक्ट से प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से ये ग्राउंड पर कहीं गिर जाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जिस इंस्टेंट पर फोर्स लगाया जाता है बस उसी इंस्टेंट पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फोर्स को वो ऑब्जेक्ट आगे तक कैरी नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, F स्टैंड फॉर द नेट फोर्स ड्यू टू ऑल मटेरियल एजेंसीज एक्सटर्नल टू द बॉडी। बच्चों, इस F इज इक्वल टू ma फॉर्मूले में ये जो F है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स है, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे बाहर से उन सभी का ये नेट फोर्स है। A इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी में जो पर यूनिट टाइम चेंज आ रहा है, वो उस फोर्स का इफेक्ट है। तो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स का इफेक्ट। जब फोर्स लगता है तभी एक्सेलरेशन होता है, विदाउट फोर्स तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया ना, कि नो एक्सटर्नल फोर्स नो चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी, और रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन होता ही कब है? जब फोर्स लगता है, तो फोर्स का इफेक्ट है ये एक्सेलरेशन। ma should not be regarded as yet another force besides F। तो ये F इज इक्वल टू ma जो फॉर्मूला है उसमें F क्या है? नेट फोर्स। A क्या है? इस F फोर्स का, नेट फोर्स का इफेक्ट। तो ये ma भी यही फोर्स है, कोई अलग से कोई दूसरी फोर्स नहीं है।
ठीक है, तो ma शुड नॉट बी रिगार्डेड एज येट अनदर फोर्स, तो कोई अलग से और कोई फोर्स नहीं है इस F से, ये यही फोर्स है, बस यहाँ पे बताया गया है कि इस फोर्स का इफेक्ट है ये एक्सेलरेशन, और m उस ऑब्जेक्ट का मास है जिस पर फोर्स लग रहा है। F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। द सेंट्रीपिटल फोर्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज येट अनदर काइंड ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई एक अलग से कोई नया फोर्स नहीं मानना चाहिए। इट इज सिंपली अ नेम गिवन टू अ फोर्स दैट प्रोवाइड इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन टू अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। बच्चों, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराने के लिए वहां पर इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराने वाले फोर्स को ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, किसी दूसरे फोर्स से ही मिलता है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट को एक इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया जाता है, और तभी सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट की पॉसिबल होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको किसी दूसरे फोर्स से मिल रहा है, ये कोई नया फोर्स नहीं है यहाँ पर। We should always look for some material force like tension, gravitational force, electrical force, friction, etc. as the centripetal force in any सर्कुलर मोशन। तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इतने तरह के फोर्सेस से प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि इसमें फर्स्ट लिया गया है टेंशन। तो बच्चों, अगर किसी स्टोन में आपने कोई एक ऐसे थ्रेड बांध दिया और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने लगे इस तरीके से स्टोन को, तो एक ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगी इस स्टोन की, सर्कुलर मोशन, जिसकी ये थ्रेड की लेंथ जो है वो उसकी रेडियस बन जाएगी सर्कुलर मोशन की। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है? इस थ्रेड के टेंशन से मिल रहा है। तो टेंशन प्रोवाइड करा रहा है सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर आप देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराते हुए? जैसे प्लैनेट के मोशन में, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स ऐसे माना जाता है कि लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस वो भी सर्कुलर पाथ पे होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स से उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। किसी सर्कुलर टर्न पर, जैसे कोई गाड़ी है रोड पे सर्कुलर टर्न है तो वहां पे टर्न लेती है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी सर्कुलर मोशन में किसी दूसरे फोर्स से ही मिलता है, ये अपने आप में कोई एक अलग नया फोर्स नहीं है। बच्चों, आपको ये यहाँ तक के सभी पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।